चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग लर्न या समझने वाले हैं क्या है बिजली, लाइटनिंग क्या है ये, तो ये कैसे बनती है, ये क्या है, ये हम आज जानने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी बुक डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन दे दिया करूँगा कि आप अगर किसी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या आपको सिर्फ शो ऑफ करना है तो आप वो दे सकते हैं डेफिनेशन। तो लाइटनिंग की डेफिनेशन ये है कि लाइटनिंग इज अ नेचुरली अकरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग विच टू इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन इन द एटमॉस्फेयर और ग्राउंड temporarily equalizes themselves causing the instantaneous release of as much as 1 gigajoule of energy। तो ये आपकी बुक डेफिनेशन है, तो आप इसे याद कर सकते हैं अगर आप एग्जाम दे रहे हैं। नहीं तो आप आगे की बात सुन के खुद के डेफिनेशन भी बना सकते हैं क्योंकि आप पूरा समझ चुके होंगे। तो बिजली को या लाइटनिंग को समझने के पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बिजली जो है वो एक चिंगारी है, स्पार्क है। तो कैसी स्पार्क? इतनी बड़ी स्पार्क कि वो बादलों या क्लाउड्स और ज़मीन या धरती या ग्राउंड तक इतनी बड़ी फैली होती है। तो अगर आप किसी भी छोटी चिंगारी को बहुत बड़ा कर दे कि वो बादलों से ज़मीन तक पहुंच जाएगी, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। बहुत सिंपल है और वो जब हम पे पड़ती है तो बहुत हमें नुकसान होता है उससे। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे कि हम लोग कैसे बच सकते हैं, हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं बिजली के टाइम पर, वो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप 25 लाइक जब जल्दी से कंप्लीट कर दो तो मैं उसकी नई वीडियो जल्दी से बना दूंगा। तो पहले अभी इस पर ध्यान दीजिए कि लाइटनिंग है क्या। तो पहले के ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि ये जो थंडर है जो उन पे पड़ रही है वो भगवानों का गुस्सा है। जब भी भगवान गुस्सा होते थे उन पे वो बिजली फेंक देते थे और उन पे पड़ती थी, तो वो लोग पूजा पाठ करते थे कि हम पे बिजली ना पड़े, भगवान खुश हो जाए। तो इसलिए वो पूजा पाठ करते थे। पर एक आदमी था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसको ये बात खनक रही थी, उसको ये बात बिल्कुल गलत लगती थी और उसके पास एक और आइडिया था। और उसको सिद्ध करने के लिए वो ऑफिशियल्स के पास गया जो सारे पेटेंट जैसे करते हैं और सारे जो लॉज और सारे जो डिस्कवरी जो उसको लिखते हैं, तो वो उनके पास गया और उनसे उसने बोला कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो सफल भी हुआ है। उसमें मैंने क्या बताया है कि मैं जब पतंग उड़ा रहा था बिजली वाली बारिश में, मतलब थंडर स्टॉर्म में, जब मैं पतंग उड़ा रहा था, पर मैंने क्या किया, उस मांझे को एक पतली मेटल वायर से बदल दिया। मतलब वो मांझा पतली मेटल वायर थी और उस मेटल वायर पे मैंने बीच में अपनी घर की चाबी भी अटका दी। तो जब बिजली खत्म हुई, मतलब वो बारिश खत्म हो गई, तब मैंने जब वो चाबी को छूने की कोशिश की तो छोटी सी चिंगारी, वो बिजली थी जो छोटी चिंगारी बनके उस चाबी और मेरे हाथ के बीच में आई थी। तो इससे प्रूव होता है कि वो जो थंडर है वो एक बहुत बड़ी चिंगारी है। फिर उधर के लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि अगर वो मेटल की वायर पकड़े था तो वो भी मर सकता था, क्योंकि बिजली कोई छोटा मोटा खेल है नहीं, वो बहुत खतरनाक है, वो अभी तक मर चुका होता, इसलिए वो लोग हंसने लगे। तो उसने बोला कि मैंने ये सिर्फ बताने के लिए किया है कि बच्चे समझ सके ठीक से, अगर अगली पीढ़ी उसे समझ सके इस लाइटनिंग के टॉपिक को। मैंने रियल में ये किया था कि मैंने एक बहुत बड़ा खंबा बनवाया मेरे घर के साइड में, और उस खंबे पर जब मैंने उस खंबे के साइड में रख दी थी मेरी चाबी, और जब वो खंबे पर बिजली पड़ी ऑब्वियसली वो उस चाबी में भी आ चुकी थी और मैंने तब जाके वो चाबी को टच किया। तो ये उसने रियल में किया था। फिर ऑफिशियल्स ने मान लिया, उन्होंने भी और एक बार ट्राई करके देखा कि ये हुआ कि नहीं सच में, और ये ट्राई करके देखा। फिर ये लिख दिया गया कि लाइटनिंग इज अ वेरी बिग स्पार्क। तो हमने भी यही लर्न कर लिया, लाइटनिंग इज इक्वल टू अ बिग स्पार्क, बड़ी चिंगारी है, उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, हाउ इज लाइटनिंग फॉर्म्ड। तो लाइटनिंग कैसे बनती है, तो उसको समझने से पहले आपको दो और टॉपिक्स समझना ज़रूरी है। वो दो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो ये क्या है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपको लाइटनिंग के बारे में सीखना है कि वो कैसे बनती है। पर इन दोनों चीज़ों को भी समझने से पहले आपको समझने पड़ेंगे क्या है एटम्स, व्हाट आर एटम्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इन्हें। तो पहले हमारा एटम को समझेंगे। तो एटम क्या है, तो चलिए आप कोई इंसान ले लीजिए। अगर आपको इंसान पसंद नहीं था, हमारे पास और एक ऑप्शन है, अगर आप हाथी ले सकते हैं। अगर आपको हाथी पसंद है, आपको हाथी पसंद नहीं तो आप पेड़ ले सकते हैं। और आप क्या कीजिए, उन्हें बहुत जूम करिए, किसी भी चीज़ से जूम कर सकते हैं, आप उसे जूम करते रहे।
करते रहे और किसी भी जीवित चीज़ का इतना जूम करेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, आपको दिखेंगे सेल्स। ये सबसे छोटे जीवित पदार्थ होते हैं जो किसी भी जीवित चीज़ में होते हैं। ये किसी पत्थर में नहीं होते क्योंकि पत्थर जीवित नहीं है उसमें। और आप इसमें अगर और जूम करते जाएंगे, कैसे भी जूम करते जाइए आपको मिलेंगे एटम्स। तो सबसे छोटी चीज़ जो होती है अभी तक जो फाउंडर है वो है एटम्स। आप वेगली ये समझ सकते हैं। तो ये हो चुके हैं। अगर आप किसी लिविंग चीज़ को देखेंगे तो आपको पहले सेल्स मिल सकते हैं, पर अगर आप नॉन लिविंग को देख रहे हैं तो आपको बहुत जूम करने के बाद डायरेक्ट एटम ही दिखेंगे क्योंकि वो जीवित नहीं, उनमें सेल्स नहीं मिल सकते। तो ये समझ लिया। तो समझते क्या है एटम। तो एटम कैसे बनते हैं, क्या है उसमें। तो एटम में दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका आउटर क्लाउड और एक होता है उसका न्यूक्लियस या उसका हेड, उसका सर माना जा सकता है। तो उसके हेड के अंदर होते हैं दो पार्ट और दो तरह की चीज़ें होते हैं उसके अंदर। एक चीज़ होती है न्यूट्रॉन और दूसरी चीज़ होती है प्रोटॉन। तो ये दो अब न्यूक्लियस में होते हैं और उसके क्लाउड में होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या आदत होती है कि इसकी आदत होती है कि हमेशा इस एटम के चक्कर काटते रहते हैं, मतलब एटम के नहीं न्यूक्लियस के चक्कर काटते रहता है। ये इसका काम होता है, काम सब करते रहता है। तो ये सभी को ले लिया जाए तो इन सभी को मतलब प्रोटॉन अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर उन दोनों को चक्कर लगाते हुए एक इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग एटम कहते हैं। हमने एटम समझ लिया है। तो समझ लो अगर किसी ने भी कैसे भी करके वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से निकाल दिया तो क्या होगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, तो जैसे आपने पहले देखा कि मैंने उसमें माइनस और प्लस साइन बना रखे थे और न्यूट्रॉन में मैंने एन लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है। तो जो कोई आप ले लो इस धरती के पदार्थ, वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब दो टाइप के लोग, आप उसको ए बी बोल सकते, मतलब ए जेड बोल सकते हो या आप उसे टॉल या शॉर्ट बोल सकते हो। पर हम जो कहते हैं साइंस की भाषा में, हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, मतलब दो उल्टे चीज़ें। आप काला सफ़ेद भी ले सकते हो, पर साइंस ने पॉजिटिव और नेगेटिव ये ठहरा के रखे, ये दो उल्टे चीज़ हम लोग रखेंगे हमारे साइंस में। तो ये उन्होंने रखे। अगर आपको समझना है तो काला या सफ़ेद भी रख सकते हो, नहीं तो आप साइंस की भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव देखो। तो पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है पी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। अगर पी याद रखोगे तो उसका उल्टा ज़रूर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का। और एन क्या है, एन मतलब न्यूट्रल, वो किसी की साइड नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी की भी साइड नहीं होते, अपने अपना रहते हैं, वो किसी का ये नहीं करते, भला नहीं सोचते, वो अपना अपना सोचते हैं। और जो पी वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव वाले लोग होते हैं, वो दूसरे वाले को सोचते हैं। मतलब जो समझो एक प्रोटॉन होगा तो वो किसको आकर्षित करेगा, वो किसको अपने पास लाएगा, वो पास लाएगा एक इलेक्ट्रॉन को। उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या बोलते, खींचेगा अपनी तरफ। अगर वो दोनों सामने आमने सामने आए तो। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको भी अपने लोग पसंद नहीं, इन लोगों को अपने लोग पसंद नहीं। न्यूट्रॉन का अलग है, वो किसी की साइड नहीं, वो अपना है अपना है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को ले ले तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स पसंद नहीं, उसको प्रोटॉन पसंद होगा। और प्रोटॉन को अपने प्रोटॉन पसंद नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपने जो प्रोटॉन्स है उनको दूर फेंकाएगा, मेरे को तुम लोग नहीं चाहिए, निकलो बाहर। वो उसको साइड करेगा और अपने इसको लाएगा। पर फिर वो आप सोचोगे कि न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन भी क्या हो सकते हैं, क्या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं क्या एटम में। तो वो भी हम लोग सीखेंगे, बताता हूँ मैं क्या क्या हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन सही है, इसमें हो सकते हैं ज़्यादा, मतलब एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन की जगह 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। पर उसके लिए भी एक लॉ है। वो लॉ क्या कहता है, जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे, समझो इस न्यूक्लियस में है 10 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 ही होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 ही होगी बाय नेचर। मतलब उस पर कोई छेड़खानी नहीं की है, नेचर ने एज उसको 10-10 दिए हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने सब कुछ होगा। तो हमें सिर्फ प्रोटॉन काउंट करना है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। पर अगर उसके साथ कोई रिएक्शन हुई होगी, मतलब किसी और ताकतवर चीज़ ने उसका इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो अलग बात है, उसने कोई रिएक्शन किया। अगर कोई भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल जाता है तो वो रिएक्शन कहलाता है। कुछ भी होता है इन लोगों के साथ, वो एक रिएक्शन ही कहा जाता है। तो हो सकते ज़्यादा नंबर में। तो अगर हमने
हमारे क्वेश्चन पे आता है कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो क्या हुआ, पहले क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया हुआ था, कौन ज़्यादा पावरफुल नहीं था। मतलब समझो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसके सामने फाइट करने के लिए 10 प्रोटॉन्स थे, और न्यूट्रॉन तो अपने अपने मजे में, वो कोई लड़ाई नहीं कर रहे, बस ये दोनों ही लड़ाई कर रहे, आ रहे फेंक रहे एक दूसरे को, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या था, सब कुछ इक्वल था। अभी क्या है, अभी इक्वल नहीं है। अभी क्या है, जो 10 जो प्रोटॉन थे जो लड़ रहे होंगे किसी इलेक्ट्रॉन से, या जो 10 इलेक्ट्रॉन थे जो लड़ रहे थे प्रोटॉन से, वो निकाल जा चुके। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा चुके हैं। मतलब मोस्टली इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ खेलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, उनको निकालने में बहुत कम एनर्जी लगती है। समझ रहे हो आप, मतलब एनर्जी लगती है कोई भी रिएक्शन होने के लिए, तो जब छोटी एनर्जी में ही काम हो जाए तो ज़्यादा एनर्जी क्यों लगाना, ये तो आपको सबको पता है होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं क्योंकि, इसलिए हम लोग प्रोटॉन को सेफ मानते हैं गिनने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो ज़्यादा लड़ाई बाहर वालों से नहीं करते, बाहर वाले एटम से लड़ाई नहीं करते। लड़ाई करना है तो इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए, उसके भी इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए फिर अभी क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। अभी ये जो किंगडम है, जो एटम है, वो पॉजिटिव लोगों का हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एटम अभी हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज। हम उसे प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो उनका फ्लैग है, प्लस उनका फ्लैग है, ये आप याद रख सकते हो। और अगर वैसे ही अगर हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया किसी तरीके से, मतलब रिएक्शन कैसी भी हो सकती है, जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, आ सकते हैं न्यूट्रॉन, जा सकते हैं प्रोटॉन भी जा सकते हैं, अगर बहुत सारी एनर्जी हो तो। पर इस केस में हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो अगर वो आ गया तो क्या होगा, अभी 10 थे तो अब 20 हो गए क्योंकि और एक आ गया, लोग बता रहा हूँ। हाँ, तो 20 लोग आ गए उनकी। अभी क्या करेंगे वो, ये दोनों मिलकर, तो ये जो 20 लोग हैं वो 10 प्रोटॉन्स को हरा देंगे, आसानी से हरा देंगे। तो हराएंगे मतलब उनकी पावर ज़्यादा है, अभी वो राज करेंगे किंगडम पर, जिसकी पावर जो मेजॉरिटी, वो किंगडम पे राज करेगा। मतलब किंगडम मतलब इस केस में एटम। तो ये अभी नेगेटिवली चार्ज एटम हो चुका है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एटम्स बनते हैं, तो यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब क्या होता है, ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये एक दूसरे को खींचते तानते हैं एक ही जगह पर बैठे हुए, ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को दूर फेंक रहा है, इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो हमने ये जान लिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, तो चार्जेस वो होते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा लोग किसी चीज़ का, हमारे पास ज़्यादा संख्या है, तो वो हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। मतलब कैसे बताऊँ, तो पिछले बार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो कैसे हुआ, तो वो एटम हो गया नेगेटिव, तो उसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उस एटम में आ चुकी है। वैसे हम लोग नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम है। अगर पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। तो हमने ये सीख लिया। तो क्या होता है जब बारिश आती है, मतलब जब भी थंडरस्टॉर्म होता है, मेन चीज़ क्या होती है, बारिश। तो जब बारिश होती है तो बूंदे एक दूसरे टकराएंगे, तो ऑब्वियसली टकराएंगे। तो बारिश किससे बनी है, अगर हम जूम करके देखेंगे तो हर चीज़ एटम्स से बनी है। वो चीज़ अलग है। एक और पूरी इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो एटम से नहीं बनते, उन्हें एंटी मैटर कहते हैं। वो चीज़ें अलग है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम धरती पे प्रेजेंट जो चीज़ें हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो ये भी एटम्स से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में इनके अंदर एटम्स होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन मतलब जब एक दूसरे से वो दोनों बूंदे टकराएंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन, मतलब कोई तो तनाव पैदा होगा ना। हाथ अब ऐसे घिसते एक दूसरे के साथ तो गर्म पैदा होता है, तो वो गर्मी में एक टाइप की एनर्जी है, तो एनर्जी हुई मतलब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी। तो कैसी होगी कि कुछ जो उसमें से जो साइड के जो इस बूंद के जो साइड के जो एटम्स हैं, वो दूसरी बूंद के साइड के एटम के साथ रिएक्शन करेंगे। कैसे रिएक्शन करेंगे कि वो उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये उसका अपने दे देगा। ऐसा करते हैं वो बादलों में, जब जमीन पे पड़ते हुए नहीं, बादलों में। जब बादलों में, बादल कैसे होते हैं, छोटे, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, मतलब बूंदे से बनता है बादल, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो उनके अंदर ही ऐसा होते रहता है। और क्या होता है ना कि हमें जो ऐसा हुआ, इसके साथ वो रब करके चला गया, तो ये उसने एटम छीन लिया उसने। तभी क्या, वो जो एटम हो गया वो अभी पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो बादल में जब वो बहुत होने लगता है तो क्या होता है
कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाते हैं। उसका एक कारण बताऊंगा नीचे क्यों आते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ऊपर चले आते हैं बादलों के। जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज वो ऊपर जाते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिनमें नेगेटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वो वाले एटम नीचे आ जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो वो नीचे देखने गए हैं, मतलब जो नीचे होंगे वो ऑब्वियसली नीचे ही देखेंगे, जो ऊपर होंगे वो ऑब्वियसली नीचे वालों को देखेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। तो इन लोगों को क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स का एटम है, जो एटम है जो नेगेटिवली चार्ज है वो नीचे की ज़मीन देख रहे होंगे। हाँ, ज़मीन क्या उनके लिए एक बहुत बड़ा सागर, समुद्र, ओशन। किससे बने हुए हैं वो ओशन? वो बना हुआ वो सारे मैटर है, मतलब मैटर मतलब एटम ज़रूर होंगे, तो इनके अंदर भी एटम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो नीचे वाले प्रोटॉन्स होते हैं ना वो ज़्यादा उनके साथ चिपकने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे आने लगते हैं। मतलब मोस्टली वही नीचे आता है, जब ज़्यादा होने लगते हैं तब वो जो बचे कुचे जो प्रोटॉन है जो ऊपर नहीं जाते वो भी अपने आप ऊपर चले आते हैं। और जो इनके बीच की लेयर होती है, मैं आपको अपने माउस कर दिखा रहा हूँ, जो ये वाली लेयर होती है ये एक दूसरे चिपकी होती है, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे खींचते, तो ये पूरी चिपकी हुई है। अभी ये लेयर है, अभी ये तो सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन वालों को ढक लेगा, तो ये वाले ऊपर नहीं जा सकते और ये ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते। तो अभी पूरा इतना नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन्स का सागर बन चुका है वो बादल में। तो क्या करेंगे, जो नीचे जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये सब कुछ होंगे, तो वो ऊपर तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को रिपेल करेंगे, वो नेगेटिव को भगाएंगे और पॉजिटिव ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। तो अभी इधर नीचे पॉजिटिव का सागर, ऊपर नेगेटिव का सागर। अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो ज़्यादा भागते हैं, और जब वो भागेंगे वो चलेंगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। मैंने आपको एक न्यू टॉपिक बता दिया। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से हिलते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं और ट्रैवल करने लगते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और एक ही जगह से वो खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुकी हुई चीज़ों को बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स कुछ काम कर रहे हैं और भाग रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। समझा? तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्पार्क, अगर हम छोटा हो तो स्पार्क, बड़ी हो तो क्या, लाइटनिंग। समझा? तो वो नीचे आते हैं, मतलब अगर वो हवा के बीच से अभी जो ऊपर ने इलेक्ट्रॉन अभी इनको इससे कनेक्ट होना है, या तो प्रोटॉन्स ऊपर जा सकते हैं, प्रोटॉन बहुत लेजी है वो ज़्यादा जाते नहीं, पर जा भी सकते हैं, वो जाते भी है एक बहुत रेयर साइड्स में। पर आम बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन ही नीचे आते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो जो सारा काम करते हैं। तो क्या होता है कि ये ज़मीन है, समझो कि आप खड़े हो या कोई बिल्डिंग खड़ी है, घर खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है, तो अभी जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सीधे सीधे नीचे जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, हवा एक टाइप की बैड कंडक्टर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपने अंदर से घुसने नहीं देता, उसे हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। तो गुड कंडक्टर मतलब आसानी जाने देगा, चलो तू मेरा फ्रेंड है मैं तेरे को जाने दूंगा मेरे अंदर से, ऐसा नहीं। वो एक बुरा दोस्त है उसका, वो उसकी बात नहीं मानता, तो वो उसको जाने नहीं देगा, तो उसको जाने नहीं देता, जो जाने नहीं देता हम उसे बैड कंडक्टर कहते हैं। जाने देगा तो गुड कंडक्टर, अच्छा बच्चा है वो। बैड कंडक्टर मतलब वो बुरा बच्चा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, वो जो चल रहे हैं उनको जाने नहीं देता, तो बैड कंडक्टर है उनके लिए। तो वो तो भी जब कोई भी पूरा बहुत सबसे बुरा दोस्त तो हो ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ अगर आप उसे ज़्यादा फोर्स दोगे, आप उसको मारोगे पीटोगे बहुत ज़्यादा, तब वो एयर जाके उसको अपने अंदर जाने देता है। तो इधर तो बहुत ही बड़ा सागर है, बादल बहुत बड़े, बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो अभी उनके अंदर बहुत ताकत है, वो हवा को चीर सकते हैं, वो इन लोगों को दूर फेंक सकते हैं और अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं वो, और छोटी छोटी पतली पतली अपने हाथ भेजने लगते हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी दिखाया, बहुत पतले पतले से इलेक्ट्रॉन्स की धाराएं निकलती है, वो धाराएं आती है बहुत अलग अलग रैंडम डायरेक्शन से निकलने लगती है, क्योंकि उनको पता नहीं वो या तो बिल्डिंग को छू सकते हैं, पेड़ को छू सकते हैं, किसी को भी छू सकते हैं, आपको भी छू सकते हैं। और ऑन द स्पॉट व्हेन वो एक छोटी सी जो हाथ, बहुत करोड़ों हाथ निकलते हैं, छोटे छोटे बहुत करोड़ों हाथ निकलते हैं, हमें दिखते नहीं, वो बहुत फास्ट होता है पर दिखते नहीं, बहुत छोटी भी दिख भी नहीं सकते। और जब वो छोटा सा हाथ और किसी भी ज़मीन को टच किया, मतलब किसी भी चीज़ जो ज़मीन से ये टच है, इन टच है ज़मीन से,
तो वो जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी छोटे से पॉइंट को पंप कर देगा, धाड़ धाड़ धाड़। तो इतने करोड़ों बिलियनों ट्रिलियनों जो इलेक्ट्रॉन्स उधर जमा हो चुके हैं वो उसे एक छोटे से पॉइंट पर फेंक देगा। तो समझिए कितनी एनर्जी लगती है। और जब अभी इतनी छोटी सी तो वो चिंगारी निकली थी, इतना छोटा सा तो हाथ निकला तो पकड़ने के लिए, वो धरती को पकड़ने के लिए छोटा सा हाथ निकला था, पर अभी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हाथ आ रहा है। तो क्या होगा, उन हाथ को भी अपनी जगह चाहिए ना, वो उस छोटे से नहीं आ सकते। तो वो हवा को रब करते हुए आते हैं, ऐसे घसड़ घसड़ के आते सब कुछ, वो रब होता है और उधर बहुत हीट पैदा होती है। तो उसी हीट से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, और जब वो उसे रब कर रहे होते हैं तभी बिजली की आवाज़ निकलती है, वो थंडर की आवाज़ होती है ना, धुर करके आवाज़ होती है ना, वो आपको तब जाके सुनाई देती है। तो थंडर की आवाज़ के बारे में सुनाई दे दिया। और जब वो इसे फेंक देता है नीचे तो वो सब कुछ इक्वलाइज हो जाता है। ग्राउंड क्या बहुत बड़ा है, वो कुछ भी इक्वलाइज कर सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो वो ले लेगा, इक्वलाइज कर देगा सब कुछ इक्वल। पर ये एक बार में नहीं होता, एक ही सेकेंड में बहुत बार पंप करना पड़ता है, क्योंकि वो एक छोटा सा हाथ इतना कुछ नहीं से सकता। वो बहुत मतलब अगर समझो एक ही बार, वो समझो हमारे पास 100 बड़े बड़े ट्रक्स है, तो एक ट्रक एक ही बार जा सकता है हवा को चीर कर, तो 100 बार बहुत जल्दी जल्दी पंप करता है। तो उसे हम लोग बिजली कहते हैं। वो हमें दिखती है बहुत कम टाइम के दिखती है, और उसके सिर्फ अंश दिखते हैं, वो चला गया है, उसकी सिर्फ जो लाइट वो छोड़ गया है ना, वो सिर्फ हमें लाइट दिखती है, उसे हम बिजली कहते हैं। जो आवाज़ आती है हम थंडर की आवाज़ कहते हैं, बिजली, आइकॉनिक बिजली की आवाज़, हम उसे ऐसे जानते हैं। तो ये होता है लाइटनिंग। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है, तो ये है वो सरप्राइज। 2 बोनस रैंडम फैक्ट, रैंडम याद रखिए, नॉट रिलेटेड टू लाइटनिंग। तो पहला फैक्ट ये है कि एक बार को लोगों को शक हुआ कि क्या चीता जो लैंड में उनके हिसाब से बहुत फास्ट था, सबसे फास्ट था, हम उनकी रेस कुत्तों से करा दे। उनके टाइम पे बहुत फास्ट कुत्ते होते थे, पुलिस ट्रेंड कुत्ते होते थे, क्यों ना हम उनकी रेसिंग कुत्तों के साथ करा दे। तो हम लोग और ये कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया ब्रीड करा सकते हैं, या हम लोग उसको और बढ़ावा दे सकते हैं और उन कुत्तों को बढ़िया नाम दे सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, एक चीता को उठा लाया, कुत्तों को भी ले आए बहुत फास्ट फास्ट। पर जब उन्होंने भगाया सबको, चीता उधर ही बैठा रहा, वो भागा नहीं। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब आप किसी भी छोटे के साथ, मतलब आप जब भी किसी के भी साथ अगर आप कंपटीशन करने लगे तो वो आपकी रेपुटेशन खराब कर सकता है। मतलब अगर आप बहुत छोटे से, अगर आपकी ताकत और चींटी की ताकत कंपेयर की जाए तो वो आपके लिए रिस्पेक्ट कम करने वाली बात है, क्योंकि आपका कंपैरिजन वो एक छोटी चींटी के साथ कर रहे हैं। वैसे ही चीता अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, वो सिर्फ बड़े लोगों के साथ कंपैरिजन करना चाहता है कि वो और बढ़िया हो। नीचे वाले कंपैरिजन करने के साथ कुछ नहीं होने वाला है, उनकी से रेपुटेशन कम हो सकती है कि वो उनकी कंपैरिजन इतने छोटे लोगों के साथ की जा रही है। तो हमेशा बड़े लोगों के बारे में कंपटीशन करें, बड़े लोगों के साथ कंपटीशन करें और बड़ा होते जाइए, सीख लीजिए। तो ये पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट ये है कि आपको क्या पता है ब्लू व्हेल कितनी बड़ी है। मतलब सबसे बड़ा जानवर तो है, आपको पता है सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जीवित चीज़ है इस दुनिया में ये ब्लू व्हेल। तो ये कितनी बड़ी है उसका एक अंदाज़ा देने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप उसकी जो ब्लड वेसल्स है, उसकी क्या बोलते हैं, नर्व्स है, आप उसकी नर्व्स में स्विमिंग कर सकते हो और तैर सकते हो। इतनी बड़ी होती है कि उसकी सिर्फ इतनी छोटी छोटी नसों में आप स्विमिंग कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि वो पूरा एकजुट कितना बड़ा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप ऐसी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो भी बहुत मस्त होगा। मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ आईसीटी या कंप्यूटर के बेस्ड पर। मैं एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ जिसकी हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, तो वो भी देखना ज़रूर। और अभी के लिए मैं जाता हूँ, बाय।